हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ट्यूटोरियल के अंदर हम हैश मैप पढ़ेंगे। हैश मैप इंटरव्यूज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, बेसिकली इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। और अगर मैं डीएसए के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो हैश मैप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज हैश मैप से आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जिस भी क्वेश्चन में हैश मैप यूज़ होता है, सो वो ओवन हो जाती है, कॉन्स्टेंट हो जाती है। सो आज हम हर चीज़ कवर करने वाले हैं हैश मैप में। इसका इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, डेटा स्ट्रक्चर्स में ये कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है, और कैसे यूज़ होता है। सो वी आर गोइंग टू सी एवरीथिंग इन दिस वीडियो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हैश मैप क्या है? हैश मैप एक क्लास है, राइट। मैप एक इंटरफेस है, हैश मैप उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। सो हैश मैप इज़ अ क्लास। अब बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी होगी हैश मैप को समझने के लिए, ठीक है। जैसे पहली चीज़ है डिक्शनरी। हैश मैप एक डिक्शनरी होती है। व्हाट इज़ एरे ऑफ बकेट्स, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, लोड फैक्टर क्या होता है, रीसाइजिंग क्या होती है, हैश कोड, हैश कॉलिजन, नल कीज एंड वैल्यूज़, नल की हैश कोड, ट्रीफिकेशन, व्हाट इज़ ट्रीफिकेशन, राइट। सो रेड ब्लैक ट्री, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हैश मैप की। सो ये सारी चीज़ें जब आपको एक बार समझ में आ जाएंगी तो आपको हैश मैप पूरा समझ में आ जाएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप इंटरव्यू में इंटरव्यूअर से ज़्यादा नॉलेज आपको उस समय पे होगी, ठीक है। सो चलो अब शुरू करते हैं। सो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे डिक्शनरी की। तो इसको बिल्कुल ठीक ऐसे समझो, डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी में हमेशा आप एक वर्ड आपके पास होता है और आप उसका मीनिंग सर्च करते हो। अब आपको पता है एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स भी हो सकते हैं, राइट। अगर कोई एक वर्ड है, कोई भी वर्ड आप पिक कर लो, ठीक है। जैसे क्लेवर है, तो क्लेवर के हो सकते हैं, क्लेवर अपने आप में एक वर्ड है, बट अगर आप उसके मीनिंग ढूंढोगे तो काफ़ी मीनिंग्स निकल सकते हैं, ठीक है। एक भी मीनिंग हो सकता है और मल्टीपल मीनिंग्स भी हो सकते हैं। सो हैश मैप में जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू की फॉर्म में होता है। किसकी फॉर्म में? की वैल्यू की फॉर्म में। जहाँ पे जो हमारी की होती है वो होता है बच्चों वर्ड, डिक्शनरी का जो वर्ड। ऐसे समझो इसको, इस तरीके से समझो कि जो हमारा वर्ड होता है डिक्शनरी के अंदर, वो हमारा मैप के अंदर होती है की, ठीक है। तो आपके पास एक वर्ड होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक वैल्यू भी हो सकती है, एक मीनिंग भी हो सकता है और मल्टीपल मीनिंग्स भी हो सकते हैं। तो ठीक है, इसको समझते हैं, देखते हैं चलो। तो देखो, जब हम मैप के डिक्लेरेशन की बात करते हैं, इनिशियलाइजेशन की बात करते हैं, तो देखो मल्टीपल तरीके हैं, ठीक है। मल्टीपल तरीके हैं बच्चों। सबसे पहले आपको पता है मैप एक इंटरफेस है। दिस इज इंटरफेस, आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज द हैश मैप, ये क्लास है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट हमने बना दिया न्यू कीवर्ड से, ठीक है, कूल। अच्छा, ये देखो, ये होती है की, और कोमा सेपरेट करने के बाद ये लिखते हैं हम वैल्यू, ठीक है। सो ये हो गया की, कोमा वैल्यू। तो बच्चों की हो जाती है वर्ड, ठीक है, कोमा से पहले, और कोमा के बाद वाली चीज़ हो जाती है वैल्यू। अच्छा, ये यहाँ पे की जो है वो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा, वैल्यू भी स्ट्रिंग की फॉर्म में है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो यार मेरे को मैप इंटरफेस नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट हैश मैप का ही रेफरेंस यूज़ कर लेता हूँ, रेफरेंस यूज़ कर लेता हूँ ये वाला, और ऑब्जेक्ट तो हैश मैप का ही बनेगा, क्योंकि मैप का तो बन नहीं सकता, मैप इज़ एन इंटरफेस, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी ये मेरा की हो गया, ये मेरा वैल्यू हो गया। अच्छा, अब अगले तरीकों पे चलते हैं। अगले तरीके क्या हो सकते हैं? तो देखो, यहाँ पे मेरा जो की है, जो वर्ड है, वो एक स्ट्रिंग है, और उसका जो वैल्यू है, की कोमा वैल्यू का जो वैल्यू है वो एक इंटीजर है। तो बेसिकली आप ऐसे भी कह सकते हो मैप को कि यार ये वाला डेटा स्टोर करा ले, जैसे रोहन के कॉरस्पॉन्डिंग उसका रोल नंबर। तो ये क्या हुआ बच्चों? ये हो गया कि रोहन हो गया की, 42 हो गया उसका वैल्यू। तो 42 क्या है? 42 तो इंटीजर है, और रोहन क्या है? ये अपने आप में एक स्ट्रिंग है, राइट, ये अपने आप में स्ट्रिंग है। सो इस तरीके से अभी हम आगे पढ़ेंगे। एक और तरीका देखो, मैंने क्या कहा था, एक वर्ड का हो सकता है एक मीनिंग हो या मल्टीपल मीनिंग्स हो, तो देखो लिस्ट भी यूज हो सकती है, ठीक है। वैल्यू एक लिस्ट भी हो सकती है, की हमेशा सिंगल होगी, की लिस्ट नहीं करोगे आप, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ये भी एक तरीका है जहाँ पे आप एक अपना यूजर डिफाइंड क्लास एज अ की यूज कर सकते हो, जो कि हालांकि रिकमेंडेड नहीं है, यूज नहीं करते हैं, ठीक है, बट पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। इसको भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत रेयरली यूज होती है, मैंने तो नहीं की है, बहुत मतलब होती नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसे समझ लो, ठीक है। और भाई इंटीजर को मैं इंटीजर भी हो सकता है कि की भी आपका इंटीजर, वैल्यू में इंटीजर। अच्छा बच्चों, डबल फ्लोट कुछ भी हो सकता है, की कॉमा वैल्यू, ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सिंटेक्स, जहाँ पे आप बोलते हो की कॉमा वैल्यू, ठीक है। तो अब आपको आई होप समझ में आ गया कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये डिक्शनरी, क्योंकि एक की होगा, कॉमा के बाद एक वैल्यू होगा। ये की को ऐसे समझ लो वर्ड है, वैल्यू को समझ लो मीनिंग है। अब वो आपके यूज केस पे डिपेंड करता है कि आपका वर्ड क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। चलो अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर, एरे ऑफ बकेट्स।
तो बच्चों हैश मैप तो आपको पता चल गया, मतलब कि हैश मैप एक डेटा स्ट्रक्चर है, बट यार उसका कुछ कहीं का कैसे डेटा स्टोर होता है उसके अंदर, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, तो चलो वो समझते हैं। ठीक है, फटाफट से वो समझते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अगर आपने एरे लिस्ट वाला ट्यूटोरियल देखा होगा तो वहाँ पे हमने पढ़ा था, जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो एरे लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट 10 बेसिकली 10 ब्लॉक्स या 10 साइज़ का एक एरे, डायनेमिक एरे इनिशियलाइज हो जाता है। बच्चों हैश मैप के केस में साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी होती है 16। कितनी होती है? 16। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ध्यान से समझना। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया है, अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। सबसे पहले तो इसमें देखो, इसमें 16 बकेट्स हैं। मैं जब बकेट्स बोलता हूँ तो बेसिकली ये जो एक बॉक्स है, ये जो आपको एक बॉक्स दिख रहा है, ये अपने आप में एक बकेट है। कौन सा बॉक्स? ये वाला बॉक्स अपने आप में एक बकेट है। ठीक है, ये वाला बॉक्स अपने आप में एक बकेट है। ठीक है, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला बॉक्स, ये वाला, ये सब अपने आप में एक बकेट है। ठीक है, और क्योंकि बहुत सारी बकेट है एक साथ, तो एरे ऑफ बकेट्स बोल देते हैं इसको। क्या बोल देते हैं? एरे ऑफ बकेट्स। अब इसका यूज़ क्या है वो समझ लेते हैं। ठीक है, चलो। तो बेसिकली बच्चों होगा क्या, जब आप मैप के अंदर कोई भी डेटा ऐड करोगे ना, तो वो इन बकेट में आके स्टोर होता है, इन बकेट में आके स्टोर होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, क्या होता है, वो तो हम समझेंगे, बट इन बकेट्स की, अब देखो एरे से आपको याद आया होगा, एरे में क्या होता है? इंडेक्सेस होते हैं, इंडिसेस होते हैं एरे के अंदर, राइट? 0 से शुरू होते हैं, करेक्ट? तो इन बकेट की भी बच्चों एक इंडेक्स होगा बेसिकली। ठीक है, सो इसका इंडेक्स मैं बोल देता हूँ 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, और ये ऐसे ना 16 है, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 15। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, देखो हैश मैप इंटरनली एरे ऑफ बकेट्स यूज करता है, बेसिकली बकेट्स यूज करता है, ऐसे समझो। हमने वो यहाँ पे ड्रॉ करके देख लिया, क्योंकि एरे की बात हो रही है तो ऑफकोर्स इंडिसेस आएंगे पिक्चर में, तो मैंने इंडेक्स यहाँ पे लिख दिए 0, 1, 2 अप टू 15 तक। हमें यही समझना था। अब हमें ये समझना है कि इनमें डेटा स्टोर कैसे होता है, तो हम 1 बाय 1 समझेंगे। अभी हमें समझ में आ गया एरे ऑफ बकेट्स क्या है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले वाला पॉइंट देखते हैं क्या है। अब अगला पॉइंट है बच्चों, ईच बकेट इज अ नोड लिंक लिस्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझो बच्चों, ये जो अपने आप में, ये जो आपको एक नोड दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको एक बेसिकली जो आपको एक बकेट दिख रही है, ये है क्या, ये समझना है, राइट? मान लो मैं इस बकेट की बात करूं, ये बकेट अपने आप में है क्या? ये बकेट बच्चों अपने आप में लिंक लिस्ट का एक नोड है। कहने का मतलब ये है, ये जो हमने 16 बकेट्स बनाई है ना, ये एक एक लिंक लिस्ट है बेसिकली। तो कहने का मतलब क्या है, ये अपने आप में ये एक लिंक लिस्ट है, ये अपने आप में एक लिंक्ड लिस्ट है, ये अपने आप में एक लिंक्ड लिस्ट है, ये सारी लिंक्ड लिस्ट है अपने आप में इंडिविजुअल। ठीक है, सो ईच बकेट दिस इज अ बकेट, हर एक बकेट अपने आप में एक लिंक लिस्ट का नोड है। ठीक है, लिंक लिस्ट का नोड है। ओके, तो अभी आगे समझेंगे, बट इतना समझ में आ गया कि हर एक बकेट अपने आप में लिंक लिस्ट का क्या है बच्चों? लिंक लिस्ट का नोड है। ठीक है, आई होप अभी तक चीज़ें क्लियर है। ठीक है, और आगे चल के सब समझ आ जाएगा। चलो अब अगला पॉइंट देखते हैं। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी हम पढ़ चुके हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 16 साइज से इनिशियलाइज हो जाती हैं बकेट्स, एरे ऑफ बकेट्स। तो ये हमने डिस्कस किया था ना, 15 था लास्ट में, 0 से चालू हुआ था, तो 16 साइज का एक एरे ऑफ बकेट हमारा इनिशियलाइज हो जाता है जैसे ही हम बोलते हैं न्यू हैश मैप। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है लोड फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लोड फैक्टर? लोड फैक्टर समझते हैं। देखो होता क्या है, एरे लिस्ट में हमने देखा था कि जब डायनेमिक एरे का साइज हमारा पूरा फिल हो जाता है, उसके बाद वो अपनी जो मेमोरी है उसको 1.5 टाइम्स इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों क्या होता है, एक लोड फैक्टर जो चीज़ है, LF लोड फैक्टर, वो होता है 0.75 हैश मैप के केस में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका इनिशियल साइज क्या है, इनिशियल कैपेसिटी क्या है? 16। 0.75 का मल्टीप्लाई करो 16 से, ये आएगा 12। कितना आएगा? 12। कहने का मतलब जब इस हैश मैप के अंदर आप 12 की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, 12 की वैल्यू पेयर्स स्टोर करा चुके होंगे। ऐसे समझ लो जैसे एरे के अंदर हमने 12 एलिमेंट्स डाल दिए हो, तो जैसे ही इस हैश मैप के अंदर हमने 12 एलिमेंट्स डाल दिए, उसके बाद बच्चों हैश मैप अपने साइज को कर लेता है डबल। तो जैसे ही इसमें पहला एलिमेंट गया, फिर दूसरा एलिमेंट इंसर्ट किया, तीसरा एलिमेंट किया, चौथा किया, जब जैसे जैसे 12वां होगा, उसके बाद इसका जो ये कैपेसिटी था 16, ये बढ़ के हो जाएगा 2 × 16 विच इज 32।
तो ये अपनी कैपेसिटी को हम हर बार डबल करता है। किस टाइम पे? जैसे ही उसकी करंट कैपेसिटी का 0.5 टाइम्स होता है। तो करंट कैपेसिटी 16 थी, उसका 0.75 टाइम्स किया तो 12 आया। जैसे ही 12 नोड्स इसमें आए, जैसे ही 12 नोड्स इसके अंदर आए तो आपका क्या हो जाएगा? आपका साइज हो जाएगा डबल। ठीक है, आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो अब इसके बाद मान लो जब 32 हो जाएगा तो एक बार और समझो। सो 0.75 इंटू 32 अगर करोगे तो ये कितना आएगा? आई थिंक 24 आएगा। कितना आएगा? 24। तो जब 24 एलिमेंट्स हैश मैप में आ चुके होंगे तो ये अपना साइज कर देगा 32 का ट्वाइस, मतलब 2 इंटू 32 विच इज 64। तब इतना साइज हो जाएगा इस हैश मैप का। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। रीसाइजिंग, हैश रिकैलकुलेशन। ओके, उससे पहले हमें समझना पड़ेगा हैश कोड क्या होता है, हैश कोलिजन क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम फाइनली उस पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें हैश मैप के अंदर एलिमेंट्स ऐड करने हैं और देखना है कि कैसे काम करता है हैश मैप। फटाफट से मैं इसको रब करता हूँ फिर हम समझते हैं। तो बच्चों मैंने इस एरे ऑफ बकेट्स में क्या किया है, बिकॉज ये एक एरे है। ठीक है, ये एरे है, इस तरीके से समझो कि लिंक लिस्ट का एरे है, क्योंकि ये अपने आप में एक लिंक लिस्ट है। हर बकेट अपने आप में एक लिंक लिस्ट है, राइट। तो इस एरे की मैंने इंडेक्सिंग कर दी है 0 से लेके 15 तक, क्योंकि 16 बकेट्स हैं। ठीक है, अब मैं आपको बोलता हूँ, ठीक है, जैसे मैं एरे में आपको क्या बोलता हूँ कि एरे के अंदर 10 इंटीजर टाइप का मान लो एरे, 10 इंसर्ट कर दो, 10 ऐड कर दो। तो आप क्या बोलते हो? एरे ऑफ आई इज इक्वल्स टू 10। मतलब मान लो आई की वैल्यू कर 0 थी शुरुआत में, तो ये बोलोगे। मैंने कहा फर्स्ट इंडेक्स पे एरे के डाल दो 12, तो आप एरे 1 इज इक्वल्स टू 12 करोगे। आप बोलो, मैं बोलता हूँ एरे के 5th इंडेक्स पे ऐड कर दो, मतलब डाल दो 3 इंसर्ट कर दो, तो आप ऐसे लिख दोगे। मैं बोलूँ एरे के 10 पे डाल दो 2, तो आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, तो एरे में तो हम ऐसे कर देते हैं, आपको सबको पता है। हैश मैप के अंदर कैसे करते हैं वो समझना है। तो हैश मैप के अंदर क्या जाता है? हैश मैप के अंदर या किसी भी मैप के अंदर, नॉट जस्ट हैश मैप, कोई भी मैप हो उसके अंदर तो की वैल्यू पेयर जाएगा। तो समझते हैं। अब मान लो मेरे को करना है, कुछ भी की हो सकती है, मैं स्ट्रिंग ले रहा हूँ की, और वैल्यू कोई भी मैं नंबर ले रहा हूँ इंटीजर। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो, मान लो क्लास के बच्चे हैं और उनका रोल नंबर मेरे को चाहिए उनके नाम के साथ। तो मैं बोल रहा हूँ भाई एक काम करो, सबसे पहले मेरे पास जो है ये डेटा आया रोहन, जो कि एक स्ट्रिंग है, की हो गया है मेरा, ये क्या हो गया? की। और वैल्यू आया इसका रोल नंबर, लेट्स से 42। ठीक है, तो ये हो गया वैल्यू। अब मैंने कहा ये मैप में बेसिकली हैश मैप में स्टोर कराओ, कैसे होगा? तो अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं, ये कैसे काम करता है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले जब आपने ये की बोला, आपने ये की भेजी, इसका निकलता है हैश कोड। क्या निकलता है इसका? इसका हैश निकालते हैं बेसिकली, नॉट हैश कोड, इसका हैश जनरेट होता है। देखो हैश क्या होता है बेसिकली, कि आपके पास एक फंक्शन होगा। क्या होगा? एक फंक्शन होगा, उसमें आप ये की पास कर दोगे, उसमें आप ये की पास कर दोगे, ये वाली। और ये फंक्शन में जब आप की पास करोगे तो आपको एक रिटर्न होके एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी। एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, मतलब इंटीजर की जो वैल्यू होगी उसकी, वो हमेशा 0 से लेके और 15 तक होगी। बेसिकली जितना आपका ये इसका बकेट्स का साइज है, इस एरे का साइज है, ये अपने आप में एक एरे ऑफ बकेट्स है ना, इसका जितना साइज है, क्या साइज है? 16। तो एरे में क्योंकि 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो हमेशा ये फंक्शन आपको देगा वैल्यू 0 से लेके और पूरे इस एरे के साइज तक -1, इतनी वैल्यू आएगी। ठीक है भाई, मान लो इसका साइज़ कितना है, इसका साइज़ n है, तो हमारे केस में भी 16 है, मान लो n है, तो ये फंक्शन आपको हमेशा 0 से n-1 तक की वैल्यू दे देगा। ठीक है, क्योंकि आपको ये जो की कॉमा वैल्यू है ये किसी इंडेक्स पे ही स्टोर करानी है, या तो 6 पे या 8 पे या 11 पे, कहीं तो स्टोर कराओगे। तो ये हमेशा आपको फंक्शन, जो हैश फंक्शन है, ये हैश फंक्शन है, ये आपको हमेशा 0 से लेके n-1 तक का वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है जी, ओके। तो ये हैश फंक्शन अंदर एक प्रोसेसिंग करता है जिसके अंदर आप की भेजोगे। ठीक है, आप खुद का भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको खुद का लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इंटरनली जावा में ये हैश फंक्शन होता है जो कैलकुलेट होता है। ठीक है, जब आप इंसर्ट करना चाहते हो कोई भी की कॉमा वैल्यू मैप के अंदर, और वहाँ पे इस रोहन के कॉरस्पॉन्डिंग बेसिकली ये रोहन गया यहाँ पे रोहन गया इस फंक्शन के अंदर, और ये आपको 0 से लेके 15 तक का कोई भी एक इंडेक्स, कोई भी एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। इसका क्या मतलब हुआ? लेट सपोज रोहन के लिए इसने आपको बोला 4। तो बच्चों अब ध्यान से समझना क्या होगा, ये जो फोर्थ वाला जो नोड है, ये जो फोर्थ वाला नोड है, इसको मैं इंडिविजुअली यहाँ पे लिख लेता हूँ।
तो इसमें देखो क्या क्या आएगा। एक तो आएगा बच्चों इस की का हैश कोड। देखो ये है एक हैश फंक्शन, ये है एक हैश फंक्शन जो आपको बेसिकली हैश कोड देगा। और हैश कोड का बेसिकली हम क्या करते हैं, रोहन के कॉरस्पॉन्डिंग हैश कोड का मतलब एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी आपके पास, ठीक है, कोई एल्गोरिदम यूज़ करके कुछ भी करके, ठीक है, ऐसे समझो। अब वो जब न्यूमेरिक वैल्यू, वो जब एक नंबर आया आपके पास, आप उसका मोड करते हो n से। सो बेसिकली लेट्स से मेरे पास रोहन का जो हैश कोड आया वो आया लेट्स से 2349। अब आप बोलोगे तो 15 से बाहर जा रहा है, तो हम इसका मोड लेते हैं n से, जो भी जितने भी हमारे अभी इसका बकेट साइज है, ठीक है। तो ये क्या आएगा, अब आप अगर 16 से इसका मोड लोगे 2349 का, तो ये वैल्यू हमेशा 0 से 15 ही आएगी ना, क्योंकि 16 से मोड ले रहे हो, n की वैल्यू 16 है, राइट। सो इवेंचुअली आपको 0 से 15 मिलेगा। लेकिन रोहन का जो हैश कोड है वो है 2349, वो है 2349। तो अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे की स्टोर होगी बच्चों इस नोड के अंदर, वैल्यू स्टोर होगी इस नोड के अंदर, इसका हैश कोड स्टोर होगा, और एक इसका लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में हमेशा एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, लिंक लिस्ट हम पढ़ चुके हैं। ये एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो पॉइंट करेगा अगले नोड को, अगले नोड को, क्योंकि लिंक लिस्ट में ऐसे ही होता है। सो यहाँ पे की जो रोहन है, यहाँ पे रोहन आएगा की में, वैल्यू, वैल्यू में आएगा 42, यहाँ पे 42, यहाँ पे इसका हैश कोड जो आया 2349, और यहाँ पे इसका नेक्स्ट पॉइंटर। फिलहाल लिंक लिस्ट में कुछ नहीं है, तो समझ लो यहाँ पे आ जाएगा नल, ठीक है। सो की वैल्यू बच्चों रोहन, वैल्यू 42, हैश कोड 2349, और यहाँ पे नल। सो इस तरीके से ये मेरा 4th इंडेक्स वाला नोड बन गया, ठीक है, 4th इंडेक्स वाला। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम ले लेते हैं एक नई की को, ठीक है, नई की ले लेते हैं एक। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि मान लीजिए आपके पास आता है शिवम और उसका रोल नंबर। अब सेम काम रिपीट होगा, ये शिवम जो है ये इस हैश फंक्शन के अंदर जाएगी की, यहाँ से एक इसका हैश कोड जनरेट होगा। मान लो शिवम का जो हैश कोड है बच्चों वो आया 498, ठीक है, कुछ भी रैंडम में लिख रहा हूँ, ठीक है, 498। अब इसका वापस से मोड होगा 16 से। सो रैंडम, आई डोंट नो क्या रिमाइंडर आएगा, बट मैं मान लेता हूँ कि आया 13 आया। तो 13th पे एक जो ये बकेट है अपना, जो नोड है बेसिकली, इसका ये क्रिएट होगा। यहाँ पे की जो की है शिवम, यहाँ पे वैल्यू जो की है 45, यहाँ पे जाएगा इसका हैश कोड जो है 498, और यहाँ पे क्योंकि इसके लेफ्ट में कुछ, राइट में कुछ नहीं है, तो ये नल, क्रॉस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नल। तो ये की क्या है, शिवम, वैल्यू क्या है, वैल्यू है 45, और हैश कोड 498, नेक्स्ट नल। तो यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक कोई इशू नहीं है। और टोटल अब इस मैप में कितने एलिमेंट्स हो गए, 2, एक तो 4th इंडेक्स पे जो है और एक 13th पे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, अभी तक सब सही जा रहा है। अब एक और ले लेते हैं, लेट्स से रोहित, और रोहित का रोल नंबर मान लो हो जाता है, क्या बोलती है जनता, रोहित का रोल नंबर हो जाता है मान लो 44। अब मान लो रोहित का जो हैश कोड निकाला वो आता है कुछ 384। अब 384 से हमने जो मॉड्यूलस किया 16 का, ठीक है, से 384 का मॉड्यूलस किया 16 से। सो मान लो, देखो मैं कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। मान लो जब आपने ये मॉड्यूलस लिया तो 4 आता है, कुछ और आ सकता है, बट मैं 4 मान रहा हूँ कि 4 आ गया। भाई मैं 384 की जगह कुछ और भी आ सकता था ना हैश कोड, तो मान लीजिए 4 आ गया। अब आप सोचोगे यार 4 पे तो ऑलरेडी रोहन प्रेजेंट है, भाई 4 पे तो ऑलरेडी रोहन प्रेजेंट है, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 आ गया और 4 के लिए हम पहले ही कर चुके थे कैलकुलेशन, तो अब कैसे होगा। तो बच्चों इसको बोलते हैं हैश कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, हैश कोलिजन। कहने का मतलब क्या है कि यार ये 4 पहले से आप निकाल चुके थे रोहन के लिए, अभी रोहित के लिए भी 4 आ गया है, तो ये कोलाइड कर गए, बेसिकली कोलाइड कर गए। तो अभी इस केस में क्या होगा, अब ध्यान से समझना, ध्यान है ये लिंक लिस्ट है, बताया था ना ये लिंक लिस्ट है। तो रोहित के लिए सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि उसको दिखा कि 4th ऑलरेडी है, तो वो कंपेयर करेगा, क्या कंपेयर करेगा, हैश कोड को। इसका हैश कोड क्या है 384, तो इसके हैश कोड से कंपेयर करेगा।
यार इसका हैश कोड क्या है, इसका हैश कोड तो 2349 है। अच्छा, रोहित का हैश कोड 384 है। अगर हैश कोड्स डिफरेंट है इसका मतलब सेम स्ट्रिंग नहीं है, इसका मतलब सेम स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि अगर सेम स्ट्रिंग होती तो हैश कोड सेम होता। यहाँ पे स्ट्रिंग्स अलग है इसीलिए हैश कोड अलग है, तो ये आगे बढ़ेगा। अब आगे बढ़ा तो इसको तो नल मिल गया, आगे तो लिंक लिस्ट में कुछ है ही नहीं। तो बच्चों एक नया नोड क्रिएट होगा, नया नोड क्रिएट होगा जिसमें रोहित आएगा, रोहित का आपका रोल नंबर आएगा और उसका हैश कोड आएगा। अब रोहन वाला जो है वो पॉइंट करने लग जाएगा रोहित को, ऐसे, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट में नल नहीं रह गया है, अब इसके नेक्स्ट में जो भी रोहित का इंडेक्स होगा, इसका मान लो यहाँ पे 102 था, ये 101 है, तो यहाँ पे 102 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 102। और यहाँ पे रोहित आएगा, मैं RO लिख देता हूँ, यहाँ पे इसका रोल नंबर 44, यहाँ पे इसका हैश कोड HC 384 आएगा बेसिकली, और अब यहाँ पे नल आ जाएगा, क्योंकि इससे आगे तो कुछ नहीं है ना, इससे आगे तो कुछ नहीं है। तो बच्चों समझ में आया हैश कोड क्या होता है। हैश कोड के लिए बेसिकली एक हैश फंक्शन होता है जिसके अंदर हम की को पास करते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें हैश कोड जनरेट हो जाता है, ठीक है, हैश कोड हमें मिलता है। फिर हम जो भी हमारा बकेट का साइज़ होता है, जो भी बकेट का साइज़ है, जैसे यहाँ पे 16 है, उससे मॉड्यूलस ले लेते हैं ताकि जो हमारा हैश का फाइनल जो वैल्यू है वो 0 से इस रेंज में है बेसिकली 15 तक। अगर ये 32 होता इसका साइज़ तो 0 से 31 तक आता है इंडेक्स फाइनली, ठीक है, क्योंकि आप 16 17 पे नहीं ऐड कर सकते कहीं पे भी, करेक्ट। हैश कॉलिजन, जब आपने ये जो फाइनल रिमाइंडर के बाद जो वैल्यू आती है अगर वो सेम हो जाए तो आपको हैश कॉलिजन होगा। फिर आप एक एक करके हैश कोड चेक करते हो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे वापस से अपने रोहन का जो रोल नंबर है उसको अपडेट करने की कोशिश करता हूँ, बोलता हूँ इसको कर दो 48, रोहन का रोल नंबर 42 से 48 कर दो। तो बच्चों देखो कैसे होगा। अब इसका रोहन का सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले रोहन का हैश कोड निकलेगा, वो 2349 आएगा, फिर 16 से मोड होगा, 16 से मोड हुआ था तो क्या आया था 4 आया था, अब 4 पे जाएगा। अब ये रोहन का तो हैश कोड सेम है 2349, ये मैच कर गया, तो अगर ये मैच कर गया मतलब सेम स्ट्रिंग है, सेम की है, करेक्ट, सेम की है। हैश किसका निकलता है, हैश हमेशा की का निकलता है, की का निकलता है, ठीक है। तो 2349 मैच कर गया, तो इसकी वैल्यू को अपडेट करके 48 कर देगा। अब क्या कर देगा 48 कर देगा और 42 वो हट जाएगी। सो अब रोहन की वैल्यू हो जाएगी 48, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें बढ़िया तरह समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलो अब ये हमारा हैश कोड हो गया, हैश कॉलिजन हो गया, बकेट्स का साइज़ कैसे बढ़ता है वो भी हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं फिर। अच्छा, रीसाइजिंग कैसे होगी, रीसाइजिंग कैसे होगी। सो रीसाइजिंग बच्चों, रीसाइजिंग होगी, अभी इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हम ऐड कर चुके हैं अपने पूरे हैश मैप के अंदर। एक तो रोहन का डेटा है इसके अंदर, एक रोहित का डेटा है, शिवम का डेटा है, तो अभी 3 एंट्रीज हमारे पास आ चुकी है, 3 लोगों का डेटा। जैसे ही ये 12 लोगों का डेटा होगा, याद है 0.75 इंटू 16 विच गिव्स अस 12, जैसे ही इसमें 12 लोगों की एंट्री आएगी इसका साइज 16 से बढ़ के 32 हो जाएगा, ट्वाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं रीसाइजिंग। और उस केस में अब एक चीज़ ध्यान रखना, उस केस में क्या होगा, अभी हमने मॉड्यूलस किससे लिया था 16 से, क्योंकि हमारी बकेट में 16 एलिमेंट्स थे। लेकिन बच्चों जब रीसाइजिंग हुई तो साइज डबल हो गया, साइज 32 हो गया, तो जितनी भी कीज प्रेजेंट हैं उन सबका हैश दोबारा कैलकुलेट होता है। क्यों होता है, क्योंकि यार पहले आपने जो हैश कोड, जो उनका इंडेक्स कैलकुलेट किया था वो पहली वैल्यू, पहले साइज 16 से डिवाइड करके 16 से मॉड्यूलस लेके किया था। अभी आप उनका जो मॉड्यूलस है वो 32 से लेके वापस हैश कोड जनरेट करके और वापस हैश कैलकुलेट करोगे, और उस हिसाब से वैल्यूज़ उस पर्टिकुलर इंडेक्स में डेटा जाएगा। तो हो सकता है कि रोहन का डेटा जो पहले, अब 2349 आया था, देखो हैश कोड चेंज नहीं होगा, हैश कोड तो जैसे स्ट्रिंग का जो है वही आएगा, लेकिन जो आप 16 से डिवाइड कर रहे थे 2349 को 16 से, अभी वो 32 से होगा। और हो सकता है कि जो पहले वैल्यू 4 आ रही थी वो हो सकता है अब 8 आ जाए, वो पर 8 आ जाए, तो अब ये रोहन जो है वो 4 की जगह चला जाएगा 8 पे, ठीक है। सारे के सारे डेटाज के साथ ऐसे ही होगा, रोहन, रोहित, शुभम, शिवम जितने भी होंगे, ठीक है, कूल। तो वापस से चीज़ें कैलकुलेट होती है, ध्यान रखना। हैश कोड सेम रहता है बिकॉज स्ट्रिंग की सेम है, बट क्योंकि अब हमारा जो मॉड्यूलस जिस नंबर से हमें लेना है साइज से वो चेंज हो चुका है, तो हमारा रिमाइंडर हो सकता है चेंज हो जाए। तो ये काम होता है, इसको बोलते हैं रीसाइजिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो बच्चों डिक्शनरी समझ आ गया, एरे ऑफ बकेट्स देख लिया, ईच बकेट इज़ अ नोड, लिंक लिस्ट पढ़ लिया, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16, लोड फैक्टर 0.75 बाई डिफ़ॉल्ट ये होता है। रीसाइजिंग कब होती है? जब आपके पास लोड फैक्टर इंटू डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी हो जाए, ठीक है, लोड फैक्टर इंटू डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी, लोड फैक्टर इंटू डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जब इतना हो जाए तो 0.75 इंटू 16 करोगे तो 12 आएगा। जब इतने आपके एलिमेंट्स आ जाए हैश मैप के अंदर तब ये रीसाइजिंग हो जाती है, साइज़ डबल हो जाता है और वापस से हैश कैलकुलेट किया जाता है। हैश कोड देख लिया है हमने, ठीक है, हर की के कॉरस्पॉन्डिंग, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, की के कॉरस्पॉन्डिंग हैश कोड निकलता है। हैश कॉलिजन पढ़ लिया है। अब आते हैं नल कीज़ एंड वैल्यूज़ पे। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरव्यूज़ में पूछ लेते हैं इसको काफ़ी ज़्यादा, कि भाई एक बात बताओ, हैश मैप के अंदर हम नल कीज़ डाल सकते हैं क्या? मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि नल कोमा 3, जी हाँ, हम ऐसे कर सकते हैं, नल कोमा 3 हम कर सकते हैं। नल यहाँ पे हो गया की, क्या हो गया, नल की हो गया, और वैल्यू तो 3 है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, नल का, इस नल का कभी भी हैश कोड नहीं निकलता है, बाय डिफ़ॉल्ट 0। तो अगर आपने नल की ऐड की है तो वो हमेशा 0th वाली लिंक लिस्ट में ही जाएगी, हमेशा 0th वाली लिंक लिस्ट में, उसका कोई भी हैश नहीं निकलेगा, हैश कोड नहीं निकलता है नल का, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 0। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्या एक से ज़्यादा नल कीज़ हो सकती हैं हैश मैप के अंदर? जी नहीं। अगर आपने एक बार नल डाल दिया तो दैट इज़ फाइनल, फिर आप दूसरी नल की इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, एक ही रहेगी। क्या आप मल्टीपल नल वैल्यूज ऐड कर सकते हो? जैसे रोहन नल, सोहन नल, ये एक डेटा था, ये दूसरा डेटा था, ये हो सकता है। मल्टीपल नल वैल्यूज़ हो सकती हैं बट मल्टीपल नल कीज़ नहीं होंगी, ठीक है, क्योंकि हैश कोड वगैरह सारा बच्चों कीज़ के बेसिस पे निकलता है, वैल्यूज़ तो हम सीधा पुट कर देते हैं। सो वैल्यूज़ नल कितनी भी हो मैटर नहीं करता, बट की एक से ज़्यादा नल नहीं हो सकती, ठीक है, और उसका बाय डिफ़ॉल्ट 0th इंडेक्स पे वो आएगा क्योंकि उसका हैश कोड नहीं निकलता नल का, ठीक है जी। नल कीज़ एंड वैल्यूज़ समझ में आ गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही जा रहे हैं अभी तक तो हम, कूल। आगे क्या है, नल की हैश कोड देख ही लिया है कि नल की का हैश कोड नहीं निकलेगा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं बहुत ही खूबसूरत से सवाल पे, ट्रीफिकेशन। ट्रीफिकेशन क्या चीज़ है? ये बहुत गजब की चीज़ है, ये बहुत गजब की चीज़ है। तो देखो बच्चों होता क्या है, मैं कोई एक नोड पकड़ रहा हूँ, फोर्थ पे पहले 2 डेटाज हम डाल चुके थे ना, रोहन का और रोहित का, रोहन का और रोहित का। तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये रोहन था और ये पॉइंट कर रहा था रोहित को, ये पॉइंट कर रहा था रोहित को। मान लो फिर से हैश कॉलिजन होता है और यहाँ पे कोई और आ जाता है राम, फिर से हैश कॉलिजन होता है, फिर यहाँ पे एक एंट्री आती है अंश, फिर से हैश कॉलिजन हो जाता है, फिर से एक एंट्री आती है अभय, क्या एंट्री आती है? अभय, ठीक है, ऐसे ऐसे ये चल रहा है। अब ये कितने एलिमेंट्स हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मान लो एक और हुआ, फिर एक और हैश कॉलिजन हुआ, फिर एक और हुआ, ठीक है, कितने हो गए? 4 5 6 7 8 हो गए। अब इसके बाद मान लो एक और होता है। अब आप कहोगे यार ये तो लिंक लिस्ट बने जा रही है, इसमें अगर मेरे को कुछ सर्च करना पड़ेगा, मान लो मेरे को ये नाम है सोहन, ये सर्च करना है तो मैं तो एक एक करके पागल ही हो जाऊंगा, फिर फ़ायदा क्या हुआ मैप का? मैप के बारे में तो सुना है कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। सबसे पहले रोहन चेक करेंगे, रोहित, राम, अंश, अभय, फिर ये तब जाके सोहन मिला। 1000 हो जाएंगे तो ये तो 1000 बार करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होगा। लेकिन बच्चों एक कमाल की चीज़ होती है हैश मैप के अंदर, जैसे ही आपने ये यहाँ तक हो चुके थे 8 फोर्थ इंडेक्स पे 8 एलिमेंट्स, 8 डेटा आप ऑलरेडी ऐड कर चुके थे, ये 9th है। ये कौन सा है? सोहन इज 9th। इसके तुरंत बाद ये अपने आप को सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है, जो कि हैश मैप में रेड ब्लैक ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है। तो जैसे ही बच्चों ये होगा ना तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा ऐसा, कैसा? ऐसा, ये बन जाता है एक सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री, और हैश मैप के अंदर रेड ब्लैक ट्री हम यूज़ करते हैं, ठीक है, आर्बिट्री। जैसे ही ये किया तो आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है बच्चों वो सीधी घट के हो जाती है log n। यहाँ पे तो o n है, यहाँ पे लिंक लिस्ट के केस में तो o n है क्योंकि आप एक एक करके जा रहे हो, लेकिन जैसे ही आपने सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री बनाया तो ये हो जाती है o log n। क्या हो जाती है? o log of n।
अगर अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, आगे जब हम पढ़ेंगे ट्रीज वगैरह तब आपको समझ आ जाएगा, बट अभी समझो कि log n हो जाती है, बिकॉज log n हाइट होती है ट्री की, तो ट्री की हाइट log n है, इसलिए log n हो जाती है। तो देख रहे हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे ऑप्टिमाइज होगी, ठीक है। बट हमारा जनरली हैश फंक्शन इतना स्मार्ट होता है कि हमारे हैश कोलिजन ना बहुत मिनिमम होते हैं, बहुत मिनिमम होते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन बहुत कम आती है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताने वाला, ये हो सकता है लोगों को पता भी ना हो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका 8 से बड़ा 9th होते ही ये इसको ट्री में कन्वर्ट कर दे, ज़रूरी नहीं है। ये एक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये काम कब होगा। बच्चों, जब तक हैश मैप का साइज एटलीस्ट 64 नहीं होगा, कम से कम उसका साइज 64 नहीं होगा, मतलब कहने का क्या है, ये कितने थे यहाँ पे, ये भी 16 हैं, ये 16 बकेट्स थी ना, जब तक ये कम से कम 64 नहीं होंगी तब तक वो रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्जन नहीं होता है। जैसे ही इसका, अब जैसे अभी 16 है, 16 से 32 होगा, 32 से कभी 64 होगा, जैसे ही 64 होगा तब ये रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट हो जाता है 8 के बाद 9 पे। लेकिन मान लो अभी आपका 16 था साइज और आपके सारे हैश कोलिजन होते जा रहे हैं, लेट सपोज सबसे पहले रोहन, रोहित, राम, है ना, ऐसे ऐसे आपने 9th ऐड किए, टोटल साइज है 16th, ठीक है। और 12 के बाद हमने पढ़ा था कि 12 के बाद ये रीसाइजिंग होगी, लेकिन ये तो 9th ही है, 9th ही है। तो बच्चों अभी तो 12 हुए नहीं, रीसाइज भी नहीं हुआ, तो अभी इस केस में रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक हैश मैप में जो साइज है उसका बकेट्स का वो 64 नहीं हो जाता, वो 64 नहीं हो जाता, तब तक ये लिंक लिस्ट ही रहेगी। जैसे ही हैश मैप का साइज बकेट्स उसमें 64 आई, तब 8 के आगे बढ़ते ही ये अपने आप को रेड ब्लैक ट्री में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलो जी, ये क्लियर है आई होप। तो रेड ब्लैक ट्री, अब आ जाते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे, इंसर्ट सर्च डिलीट। देखो बच्चों, ट्रीज हैश मैप के केस में जो इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है एवरेज केस में वो O1 होती है, सर्च की O1 होती है, और आपका डिलीट की भी O1 होती है, ठीक है। O1 O1 O1, ओके। वर्स्ट केस में ये log n जा सकती है, जो हमने पढ़ा, जब हमारा ट्री बन जाता है, जब हमारे हैश कोलिजन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो तब ये log n कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंच जाती हैं चीज़ें। अब मैं अगर आपसे पूछूं भाई कुछ सर्च करना है हैश मैप के अंदर, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। मान लो मेरे हैश मैप के अंदर अभी 3 डेटा है, 3 डेटा है, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो मान लो ये 5th इंडेक्स का डेटा है और कुछ एंट्रीज मेरी 8th इंडेक्स पे प्रेजेंट है। सो ये किसी बंदे ए का डेटा है, ये किसी बंदे का बी का डेटा है, और लास्ट में मैं सी का डेटा डाल देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी। अब क्योंकि यहाँ पे हैश कॉलिजन हुआ है तो ये इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। 8th में सिर्फ सिंगल सी प्रेजेंट है, तो सी का एंड तो मैं बता सकता हूँ नल होगा, बी की लिस्ट का नोड जो है इसका, इसका भी लास्ट नल होगा, बट इसमें बी का एड्रेस होगा, ठीक है, इसमें यहाँ पे। ओके जी, अब बात करते हैं, मेरे को सर्च करना है, मेरे को ढूंढना है मैप में, मैं लिखूँगा मैप डॉट कंटेन्स की, मैं ये लिखूँगा, क्या लिखूँगा, मैप डॉट कंटेन्स की, कि भैया बी प्रेजेंट है या नहीं। तो बच्चों सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम निकालते हैं हैश कोड। सबसे पहले बी का हैश कोड जनरेट होगा कि बी गई, फिर उसका हैश कोड निकला, ठीक है, ये हैश कोड निकला, और इसका अब फाइनली एक हैश, कि भाई मतलब इसको डिवाइड करेंगे ना साइज से n से, तो मान लो वो तो 5 ही आएगा, भाई 5 ही आएगा, क्योंकि हैश कोड, क्योंकि बी प्रेजेंट है ना, तो हमें पता है कि वो 5 वे पे है तो 5 ही आएगा, और हम सर्च कर रहे हैं। तो अब ये क्या करेगा, और इसका हैश कोड आया मान लो 384, तो इसका हैश कोड यहाँ पे प्रेजेंट होगा 384, यहाँ पे इसकी वैल्यू सेम, ठीक है, यहाँ पे भी HC मतलब हैश कोड, V मतलब वैल्यू, और इनका की का नाम ही ABC है। तो अब इसने 5 पे आया ये, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये एक एक करके चेक करना शुरू करेगा, क्या इसका हैश कोड, मान लो इसका हैश कोड है 389, क्या 384 389 के बराबर है, नहीं है। क्या ये 384 इस 384 के बराबर है, हाँ जी है। तो इसका मतलब ये 20 को मिल गया, ये 20 को मिल गया, तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू, क्योंकि बी मिल गया, बी मिल गया। मान लो ये करता सर्च डी को कंटेन्स की में, अब डी का हैश कोड आया मान लो 390 मान लो,
और इसका फाइनली जो वो आया आपका इंडेक्स आया डिवाइड करने के बाद 16 से, या जो भी बकेट का साइज़ है उस टाइम पे 32 64 वटेवर, वो 8 आ गया। अब इसने मान लो सी का हैश कोड था 400, अब ये 390 400 से कंपेयर करेगा, नहीं है जी बराबर, आगे तो नल है, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब डी प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करेगा? ये मेथड मैप डॉट कंटेंट्स की जो मेथड है ये बच्चों रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स, ठीक है, ट्रू या फॉल्स, तो उसमें है ही नहीं कंटेंट्स की। अगर आपको वैल्यू एक्सेस करनी है किसी भी की, तो सबसे पहले तो आप ऑफकोर्स चेक करोगे कि वो की प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो आप बोल दोगे मैप डॉट गेट ए, जो भी की है, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? जो भी ए की वैल्यू होगी वो, जो भी ए की वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। सो देखो इसमें हम ये एक ऑब्जर्वेशन है कि जो आपका हैश कोड होता है, जो आपके हैश कॉलिजन्स होते हैं ना हैश मैप के अंदर, वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो इसलिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑलमोस्ट O1 रहती है, कांस्टेंट टाइम में हो जाता है। हो सकता है आपको 4-5 बार कंपैरिजन करने पड़े, जैसे हमने बी के लिए 2 बार किया, ठीक है, या 10 बार करने पड़े, 12 बार। बट एक्चुअली अगर वर्स्ट केस की मैं बात करूँ तो ये इंटरनली मान लो सारे ही कॉलिजन्स हो रहे हैं, मान लो सब कुछ कोलाइड ही करते जा रहा है, ये फिर ये ऐसे ही होते जा रहे हैं, राइट। तो फिर एक पॉइंट पे ये क्या करेगा? ये एक पॉइंट पे अपने आप को रेड ब्लैक ट्री, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करेगा। तो उस केस में भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बच्चों, इंसर्शन की, सर्च की, डिलीट की, वो O log n हो जाती है। O1 तो नहीं रहती ऑफकोर्स, O log n हो जाती है, ठीक है, ट्री की हाइट के बराबर। किसके बराबर? ध्यान रखना, सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री की हाइट हमेशा log n होती है, तो इसलिए log n, बिकॉज आप कोई भी एक पाथ पे जाओगे ना, या तो यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, या फिर यहाँ से यहाँ जाओगे, यहाँ से यहाँ जाओगे, राइट। तो ये भी हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। तो यार आई होप इस वीडियो में हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ठीक है, और मुझे लग नहीं रहा है अभी इसमें कुछ ऐसा बचा है जो आपको मतलब आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। आपको हर एक चीज़ पता है अभी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हैश मैप का, और अब आपको बेसिकली इंटरव्यूअर से ज़्यादा पता है, ठीक है, बिकॉज आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है। एक बार फाइनली रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो हैश मैप एक क्लास होती है, मैप एक इंटरफेस है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन है हैश मैप। डिक्शनरी की फॉर्म में रहता है, डिक्शनरी की फॉर्म का मतलब एक की होगा, एक वर्ड होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ हो सकती हैं। एरे ऑफ बकेट्स, तो बेसिकली एरे ऑफ बकेट्स हैं, इनिशियली आपको मिल जाती हैं लगभग जब आप न्यू क्रिएट ऑब्जेक्ट करते हो हैश मैप का, तो 16 बकेट्स आपको मिलती हैं, ठीक है, और वो एक एरे कहलाता है बिकॉज हम 0 से 15 तक इंडेक्सिंग करते हैं। ईच बकेट इज़ अ नोड, तो जो वो हर एक बकेट है उस एरे के अंदर 0th इंडेक्स पे, 1 फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, राइट, हर एक बकेट है वो अपने आप में लिंक लिस्ट का एक नोड है, ठीक है। और उसके अंदर लिंक लिस्ट के नोड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अगर मैं लिखना चाहूँ, उसके अंदर एक की होती है, उसके अंदर एक वैल्यू होती है, उसके अंदर एक हैश कोड रहता है, और उसके अंदर उसका खुद का नोड टाइप का एक नेक्स्ट पॉइंटर रहता है। और ये मैं एक्चुअली जावा का बता रहा हूँ, जावा में ऐसे ही है, आप देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। की, वैल्यू, उसका हैश कोड और उसका नेक्स्ट पॉइंटर खुद का, यही होता है ना लिंक लिस्ट। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी 16 है, जैसे ही आप न्यू हैश मैप करते हो तो 16 साइज़ का एक बकेट, एरे ऑफ बकेट आपको मिल जाता है। लोड फैक्टर 0.75, इसका क्या मतलब है कि जो आपका कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी, जैसे ही उसका 0.75 टाइम्स फिल हुआ उसके बाद आपकी कैपेसिटी डबल हो जाती है, ठीक है। रीसाइजिंग, जैसे ही कैपेसिटी में चेंज हुआ, डबल हुई, तो उसके बाद हैश रिकैलकुलेशन होता है कि भैया पहले आप 16 से डिवाइड कर रहे थे, मॉड्यूलस ले रहे थे, अभी आप 32 से करोगे, या पहले आप 32 से कर रहे थे तो अब आप 64 से करोगे। हैश कोड, हर एक की का एक हैश कोड जनरेट किया जाता है, किस लिए? ताकि उसका फिर फाइनली हम उसको देख सकें कि वो जब हम बकेट्स के साइज से उसको डिवाइड करें, मॉड्यूलस लें, तो उसका कौन से इंडेक्स पे फिट बैठ रही है। हैश कॉलिजन, जब मोर देन 1 कीज़ का सेम हैश आ जाए, ठीक है। नल कीज़ एंड वैल्यूज़, हैश मैप के अंदर आप एक ही नल की डाल सकते हो और वो हमेशा 0th वाली बकेट पे आएगी, 0th इंडेक्स पे जो बकेट है। वैल्यूज़ कितनी भी नल हो सकती हैं, एज मैनी एज पॉसिबल। नल की का हैश कोड निकाल नहीं सकते, यू कैन नॉट जनरेट द हैश कोड ऑफ नल की। ट्रीफिकेशन, कम से कम कैपेसिटी 64 होनी चाहिए आपके हैश मैप की, कम से कम एटलीस्ट 64 कैपेसिटी होनी चाहिए, और उस पर्टिकुलर बकेट जो कि एक अपने आप में लिंक लिस्ट है, उसमें 8 से ज़्यादा नोड जैसे ही होंगे, 8 से ज़्यादा डेटा जैसे ही आएंगे तो वो
रेड ब्लैक ट्री सेल्फ बैलेंसिंग बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट कर लेगा खुद को। इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे ऑपरेशंस की एवरेज केस में O1 है, वर्स्ट केस में O log n है, क्योंकि वो ट्री बन जाएगा रेड ब्लैक ट्री जब हैश कॉलिजन्स बहुत ज़्यादा होंगे तो वो O log n तक पहुंच जाता है। एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O1 रहती है। सो आई होप गाइस ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहा है और अब आपको क्लियर हो गया है अच्छी तरीके से हैश मैप का इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करो, मैं 100% आपकी हर क्वेरी का जवाब दूंगा। ट्यूटोरियल्स वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत आए। अब हम मिलेंगे अपने किसी नेक्स्ट अच्छे से ट्यूटोरियल के अंदर। टिल देन बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस।